अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिलिनम मेडिसिन के रिलेटेड। अब ये बेसिकली जो मेडिसिन है बेसिलिनम, ये नुसोड से बनाई जाती है। अब नुसोड्स क्या होते हैं, ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाजमी जाकर वो देख लीजिएगा ताकि तफसीलन आपको नुसोड्स और सार्कोड के बारे में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये जो मेडिसिन है बेसिलिनम, ये टीबी की बलगम के साथ बनाई जाती है। अब टीबी जो है उसकी फुल फॉर्म आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस, और उर्दू में अगर बात की जाए तो इसे उर्दू में तप धक कहते हैं। अब टीबी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मरकज़ी लमात आप यही देखते हैं, खांसी वगैरह उनको रहती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी सर्दी वगैरह लग जाती है, जब वो खांसी करते हैं तो उसमें बलगम का इखराज होता है। लेकिन ये तो कुछ इलामतें आ जाती हैं। बाकी अगर टीबी की दूसरी टाइप्स की बात की जाए, आंतों वगैरह की टीबी की, तो उसमें भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट अपना दिखाती है। उसके अलावा सांस की घुटन वगैरह हो, ऐसे लगे जैसे कोई गले को घूंट रहा हो, रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको इस कदर शदीद खांसी स्टार्ट हो कि जिससे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनमें जो ये बेसिलिना मेडिसिन है काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर और रसूख रखती है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जो एक सांस वाले पॉइंट की बात की है कि सांस काफ़ी ज़्यादा घुटता है, सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए जो होम्यो की एक मेडिसिन आ जाती है स्पीडोस्पर्मा। लेकिन उस मेडिसिन में और यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो काज बन रही है सांस घुटने वगैरह को रुकने की, वो टीबी बेसिकली रीज़न बन रही है, काज बन रही है। वहाँ पर जो रीज़न बन रही होती है, वहाँ पर जो लंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से सांस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब स्पीडोस्पर्मा के रिलेटेड भी डिटेल सेशन अवेलेबल है, वो भी जाकर आप लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। की पॉइंट्स तो तकरीबन हमने सारे इसके डिस्कस कर लिए जो कि प्रैक्टिस गाइड के अंदर बताए जाते हैं। बाकी अब बात करते हैं इसकी हम मेन सिम्टम्स के रिलेटेड। अब ये जो मेन सिम्टम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये वो वाले सिम्टम्स होके जो कि एक पेशेंट जब होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाता है या जो अदर फिजिशियंस होते हैं उनके पास जाता है और अपनी एक सिम्टम्स बताता है कि इस बीमारी के रिलेटेड मेरी फ़लाँ फ़लाँ सिम्टम आ रही है। मतलब ये कि अगर खांसी वगैरह लगी हुई है तो खांसी की अब यहाँ पर डॉक्टर इलामात पूछेगा कि क्या खांसी में कोई बुखार वगैरह साथ हो रहा है, बलगम का इखराज वगैरह, सांस में मुश्किलात वगैरह, सर्दी वगैरह का लगना। तो ये सारी की सारी सिम्टम्स होती हैं जो कि एक प्रैक्टिस गाइड जब तैयार की जाती है तो उसके अंदर वो कोड की जाती है हर मेडिसिन के हवाले से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नक्स वमीका मेडिसिन की, तो उसकी सिम्टम्स आपको पता है जो होम्यो के साथ मुंसलिक हैं कि हाजमे के रिलेटेड। अब हाजमे की प्रॉब्लम क्यों बनी है, कोई ऐसी चीज़ वगैरह खाई है, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें उस मेडिसिन की सिम्टम्स में आ जाती हैं। तो इसी तरह ये जो मेडिसिन है बेसिलिना मेडिसिन, इसकी भी सिम्टम्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की गई हैं जो कि प्रैक्टिस गाइड के अंदर। प्रैक्टिस गाइड क्योंकि एक डॉक्टर का आप कह सकते हैं ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर बनाई जाती है, तो जो मटीरियल मेडिका होता है वो अलग चीज़ होती है, जो प्रैक्टिस गाइड के पॉइंट्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं उन्हीं में से हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर आगे कवर करके उसमें लिखे जाते हैं। तो इस मेडिसिन के रिलेटेड हम अभी तो ये प्रैक्टिस गाइड वाला सेशन है, बाकी इसके बाद डिटेल सेशन भी इंशाल्लाह आपको देखने में मिलेगा। पहला पॉइंट यहाँ पर जो देखने में मिलता है वो आ जाता है कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी, और वो कमज़ोरी पसलियों के अंदर देखी जाएगी। पसलियों के अंदर जब कमज़ोरी होगी तो ऑलरेडी लंग्स पे भी आपके असरअंदाज हो रही होगी। ये जो पेशेंट होगा बेसिलिना मेडिसिन का, ये जब खांसी वगैरह करेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसे दर्द देखने मिलेगा, पसलियाँ वगैरह क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होंगी, तो इसलिए सांस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और खांसी के वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन वगैरह भी इसे फील होगा। और ये खांसी जो है ये रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। नेक्स्ट अगर इस मेडिसिन के पॉइंट की बात की जाए बेसिलिनम की, तो वो आ जाता है कि ये पुरानी खांसी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये मेडिसिन। एंटीम्यूनियम टार्टेरिकम मेडिसिन के रिलेटेड भी हमने ये एक पॉइंट देखा था कि काली खांसी से मुराद जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी खांसी होती है, क्रॉनिक डिजीज़ वाली क्रॉनिक खांसी, तो उसमें वो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर रखती है। लेकिन हर मेडिसिन में मैं उस सेशन में बताता हूँ तो कि जितनी भी ये लामत होती हैं ये सारी उसके मरकज़ के गिर्द घूम रही होती हैं, दवा की मरकज़ी लामत। अब इस दवा की मरकज़ी लामत है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो जब वो प्रॉब्लम हो और उस वजह से ये प्रॉब्लम बन रही हो, खांसी वगैरह की, सांस में दुश्वारी, तो तब ये मेडिसिन आपने इस्तेमाल करानी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है पुराना नज़ला ज़ुकाम वगैरह,
जिससे सीने में तकलीफ का बायस बने। अब पहले इसका जो पॉइंट आया जिसमें हमने डिस्कस किया है, खांसी वगैरह जब पेशेंट को आएगी काफ़ी ज़्यादा पेन देखने मिलेगा। अब यहाँ पर नज़ला ज़ुकाम वगैरह भी रहेगा, क्योंकि बलगम का अखराज हो रहा होता है खांसी में। बलगम का अखराज जब खांसी में होता है तो उसके अलावा भी नाक वगैरह बहती रहती है इस पेशेंट की, तो उसमें भी आप ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर कोट करना चाहूँगा जो कि लास्ट पे दोबारा मैं फिर डिस्कस भी करूँगा कि ये जो मेडिसिन है बेसिलिनम, ये आपने 30 पावर से कम में नहीं देनी। जबकि बात की जाए मटीरिया मेडिका में तो वहाँ पर 3x तक का जिक्र है कि 3x तक आप दे सकते हैं, उससे निचली ताकत आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर प्रैक्टिस गाइड के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर 30 या 200 से कम आप अप्लाई ना कराएं तो बेस्ट रिजल्ट तब आपको देखने मिलेंगे। और ये जो मेडिसिन है इसकी खुराकें बार बार भी आप अप्लाई ना कराएं। क्विक रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा होता है। एक जब इसकी खुराक देते हैं, डोज वगैरह देते हैं, थोड़ा सा सब्र करें और उसका रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। जब रिजल्ट देखने मिल रहा है तो फिर आप उसकी दूसरी डोज तब अप्लाई कराएं। अगर रिजल्ट नहीं देखने मिल रहा तो बेहतर है फिर कोई और मेडिसिन अप्लाई करा लें, क्योंकि जब काज कंफर्म हो जाती है फिर तो मेडिसिन क्विक रिजल्ट दिखाती है, लेकिन कभी कभार काज कंफर्म होने के बावजूद भी मेडिसिन अपना असर नहीं दिखाती, तो वहाँ पर फिर आप कोई और मेडिसिन अप्लाई कराएं। क्योंकि सेम सिम्टम के बेस पे होमियो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेडिसिन आपको देखने मिलेंगी। पेशेंट की जिसामत वगैरह, उसका मिजाज, ये सारी चीज़ें भी आपने साथ देखनी होती हैं। अब काज की यहाँ पर मैंने बात की है कि काज की कन्फर्म होने पे आप काज किस तरह कन्फर्म करेंगे कि एक पेशेंट आपके पास आया है ट्यूबरकुलोसिस वाला, टीबी वाला पेशेंट, अब आप किस तरह कन्फर्म करेंगे कि उसको टीबी वगैरह है। उसके लिए पहले तो टेस्ट वगैरह आप कराएं। अब लैब टेस्ट में आपका काम बनता है स्पूटम चेक कराएं, जो कि प्रेफर भी किया जाता है टीबी की केसेस में। अगर आप ब्लड टेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आप माइक्रोडाट या ईएसआर चेक करा सकते हैं। ईएसआर बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उससे शो कर रहा होता है। वो किसी भी एग्जैक्ट एक बीमारी को नहीं दिखाता, बल्कि जब ईएसआर बड़ा होता है उस टाइम जो बीमारी आपको लाहक होती है उसी के बेस पर वो ईएसआर चेक कराया जाता है। अगर आपको बुखार हो रहा है ईएसआर चेक कराया जाएगा। अगर आपको टाइफाइड है तब भी ईएसआर काफ़ी ज़्यादा चेक कराया जाता है। अगर आपको टीबी वगैरह है तब भी ईएसआर काफ़ी ज़्यादा चेक कराया जाता है। लेकिन माइक्रोडाट भी आप साथ चेक करा सकते हैं। बेस्ट जो मैं ऑप्शन आपको दूंगा यहाँ पर वो स्पूटम, बलगम वगैरह आप डायरेक्ट चेक कराएं, और उसके साथ चेस्ट एक्सरे वगैरह भी चेक कराया जाए ताकि चेस्ट के अंदर कोई और स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हुई हुई, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हुई हुई। ये सारी चीज़ें जब एक होम्योपैथ या अदर फिजिशियंस कंफर्म कर लेते हैं, जब काज उनको कंफर्म हो जाती है, फिर उनका काम बनता है वो मेडिसिन अप्लाई कराएं। जब वो तब मेडिसिन अप्लाई कराते हैं, एक तो पेशेंट खुद मुतमिन होता है, उससे भी आप बीमारी के रिलेटेड समझा सकते हैं कि आपको बेसिकली ये प्रॉब्लम हुई हुई है, ये डिजीज़ आपको हुई हुई है, और इस डिजीज़ की बुनियाद पे अब मैं आपको ये मेडिसिन अप्लाई कराऊंगा। जब ये चीज़ आप अप्लाई कराते हैं तो फिर मिन जानिबिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट देखने में मिलता है। नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स के रिलेटेड अब बात करते हैं। जो अगला पॉइंट इसका आ जाता है वो है कि लंग्स के अंदर जो खून की गर्दिश होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब जब चेस्ट वगैरह, लंग्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी, बलगम वगैरह काफ़ी ज़्यादा जमा हुई भी होगी, तो उस वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो पाइप जा रहा है अगर इसमें से ब्लड नहीं गुजरना है और इसमें साथ चिकनाई वगैरह, बलगम वगैरह जमा हुई हुई है, तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से गुजरेगा। इसी तरह लंग्स के अंदर भी कुछ सूरत हाल बन जाती है। जब इस तरह का कोई आपको लंग्स में प्रॉब्लम देखने मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड को साफ़ करने का अमल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। वो स्लो होगा, ब्लड की सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इस वजह से ऑक्सीजन वगैरह की खपत काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाती है, काफ़ी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देता है पेशेंट। जब लंग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो जब क्रॉनिक स्टेज आ जाती है, तो तब ऑक्सीजन वगैरह भी पेशेंट को लगा दी जाती है। इवन जब कोविड में देखा जाता था सांस की प्रॉब्लम, तो पेशेंट को वेंटिलेटर तक जाना पड़ा। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर यही बात कहूँगा कि हमेशा काज ढूंढें मेडिसिन को अप्लाई कराने से पहले। काज ढूंढ के तब मेडिसिन अप्लाई कराई जाए। बाकी इसका नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है कि मरीज़ काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा वगैरह हो जाता है। अब चिड़चिड़ा वगैरह इस तरह है कि एक पेशेंट सांस काफ़ी मुश्किल से ले रहा है, उसके अंदर लंग्स में काफ़ी ज़्यादा पेन है, बार बार खांसी वगैरह आती है, वो इन सब चीज़ों से तंग आ जाता है। सबको नॉर्मल देख रहा होता है, वो खुद
वो अंदर से चिड़चिड़ा महसूस करना शुरू कर देगा, तंग महसूस करना शुरू कर देगा। जब ये सारी लम्हात होती हैं तो तब भी आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, सेशन की मिड में मैंने एक बात की थी कि जब ये मेडिसिन अपना असर ना दिखाए तब दूसरी अप्लाई कराएं, लेकिन ये मेडिसिन आपने अप्लाई ज़रूर करानी है। अगर ये ख़ुद कंप्लीट असरअंदाज नहीं होती, कंप्लीट रिज़ल्ट नहीं दिखाती, फिर भी ये दूसरी जो मेडिसिन आप इसके बाद अप्लाई कराएंगे उनके लिए रास्ता बना देती है। जब उसके लिए रास्ता बन जाता है तो दूसरी मेडिसिन की पहली डोज में काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिल जाते हैं। बाकी एक जो पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि ये 30 पावर में, 200 या इससे ऊपर वाली पावर में आप इस्तेमाल कराएं, ये बात लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है। कभी भी इसको आपने 3x से नीचे अप्लाई नहीं कराना। 3x भी तब मैंने आपको कहा कि वो मटेरियल मेडिकल के अंदर मेंशन है, जबकि प्रैक्टिस गाइड के हवाले से बात की जाए तो 30 to 100 से ऊपर ऊपर आप इस मेडिसिन की डोजेज को अप्लाई करें, और बार बार डोज को अप्लाई भी नहीं कराना। एक दफ़ा दी उसका रिजल्ट देखें, फिर तब दूसरी डोज अप्लाई कराएं। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज का सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी उसे लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या सेशन के स्टार्ट में मैंने बताया कि रब्ता अगर आपने डायरेक्ट करने हैं तो इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेंजर में आप मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं कॉन्टैक्ट के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंस्टाग्राम का। फॉलो भी करें वहाँ पर जाकर, और क्वेश्चन वगैरह हो वहाँ पर डायरेक्टली आप डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।